तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम एक नया टॉपिक जो कि है रेजोनेंस। तो अभी तक हमने पढ़ रखा है अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहला वाला पार्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पर आई बटन पे, लिंक पे जाकर आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या पार्ट थे अपने इंडक्टिव इफेक्ट में एंड किस तरीके से हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन होता है। तब पिछली क्लास में हमने ख़त्म किया एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की हम स्टेबिलिटी को केवल आई इफेक्ट का यूज़ करके किस तरीके से पता करते हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर कौन सा कार्बन आयन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को हम कैसे चेक करते थे, स्टेबल अनस्टेबल, ये सारी बातें। ठीक है ना। तो अब इसी में हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो है रेजोनेंस। ये रेजोनेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने 12th वाले कुछ कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो हम जितना भी रेजोनेंस अभी पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट है अपने 12th वाले क्वेश्चंस के लिए, साथ ही साथ अपने 11th में भी कई सारे पार्ट जो कि इस यहाँ वाले पार्ट से आते हैं, कई सारे क्वेश्चंस, तो वहाँ भी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल जितना रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है ना उतना इंडक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है इंडक्टिव वाले पे। तो आगे चल के हम बात करेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का होगा। ठीक है ना। तो आज हम बात कर लेंगे सर रेजोनेंस पे। ठीक है, अब एक बात और इसमें इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि क्या करना है हमें, कि जो अपना रेजोनेंस वाला पार्ट है ना इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी डिटेल चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पर सारा डिटेल टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि हो ना हो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अपने बोर्ड एग्ज़ाम जो कि 12th में कई सारे टॉपिक्स हैं, आप नाम सुने होंगे, जैसे अल्कोहल्स हो गए, ईथर्स हो गए, है ना, फिनॉल्स हो गए, ठीक है, या फिर जो अपने हेलोअरीन्स हैं, एमीन्स हैं वगैरह। ठीक है ना। तो जिन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस होती है वहाँ पर ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाया करते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर, मैं ये मान के पढ़ाऊँगा, ठीक है, कि आप लोग पहली बार ये टॉपिक देख रहे हैं और आपको अभी भी कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये मान के हम लोग बहुत ही बेसिक से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नहीं टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छे लेवल पर जाएंगे। और जैसे जैसे आपके साथ समय बीतता जाएगा इस टॉपिक को लेकर, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एक ही दिन में सब कुछ नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लेक्चर्स देखते जाएंगे ना अलग अलग पार्ट्स, तब आपको डिटेल से चीज़ें समझ में आएंगी। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, आज काफ़ी थके हैं, है ना। तो देखिए रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं हम। अब देखिए रेजोनेंस में क्या है ना कि बेसिकली ये एक फिनोमिना है, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट था ना एक फिनोमिना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से बात हो रही थी। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर भी होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। अगर हम देखें रेजोनेंस, दरअसल इस रेजोनेंस टॉपिक को समझाने के लिए मुझे कई सारी बातें बोलनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज़्यादा बोलना पड़ेगा नॉर्मल टॉपिक को लेकर। ठीक, तो एक थोड़ी सी लंबी सी स्टोरी चलेगी, तब जाकर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कुछ कुछ कि एक्चुअल में रेजोनेंस क्या होता है। हाँ जी, थोड़ा सा मूड बनने में समय लगता है आपको, जैसा कि पता है, तो धीरे धीरे अभी मज़ा आएगा। ठीक, तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो रेजोनेंस एक फिनोमिना होती है। क्या होता है सर? एक फिनोमिना होती है ना। एंड ये किस पे लगता है सर? मॉलिक्यूल्स पे लगता है। तो रेजोनेंस एक फिनोमिना है बेसिकली। ठीक है, कैसे फिनोमिना? जब हम किसी एक मॉलिक्यूल को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल मेरे पास ऑर्गेनिक वाले भी हो सकते हैं एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक, तो मैं नॉर्मल अभी आपको ऐसे ओरल बताता हूँ, फिर चीज़ों को लेकर बताऊँगा। ठीक, तो एक ऐसी फिनोमिना जहाँ पर किसी एक मॉलिक्यूल को हम डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर पाएँ, लेकिन ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स है ना इस रियल मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना कर पाए, तब जो ये फिनोमिना होती है, इस फिनोमिना का ही नाम क्या है सर? रेजोनेंस। क्या नाम है सर? रेजोनेंस। ठीक है, तो ये इतना आसान नहीं है, अभी डिटेल्स और हम समझते हैं। तो हमने एक पॉइंट सर ये देखा कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो भी ऑर्गेनिक वाला हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक वाला हो सकता है, इस मॉलिक्यूल को हम डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर 2 एंड मोर देन 2 हो सकती हैं, लेकिन जिन स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर इस रियल वाले मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये जो फिनोमिना पूरी होती है, इस फिनोमिना का ही नाम क्या है सर? रेजोनेंस। ठीक, अब जो स्ट्रक्चर मैक्सिमम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर जाएगा उसे हम बोलते हैं कंट्रीब्यूटर। क्या बोलते हैं सर? कंट्रीब्यूटर। तो अभी हम उस पर आते हैं, पहले थोड़ा सा हम एग्जांपल लेके समझते हैं।
तो जरा आप देखो, तो एक मॉलिक्यूल है जो कि ओजोन, O3 का नाम क्या है सर? ओजोन। तो मैं एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को लेकर समझाता हूँ कि बेसिकली रेजोनेंस है क्या। तो ओजोन का एक स्ट्रक्चर मैं ये बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 लोन पेयर होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर एंड 2 लोन पेयर, जो कि होता ही है सही, ठीक है। ये चीज़ जरा आप देखो, तो बेसिकली ये ओजोन का एक लुईस स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है ना। ये लुईस स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस इज अवर लुईस स्ट्रक्चर, ठीक। ओजोन मॉलिक्यूल का ना हम एक और अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दें तो प्लस यहाँ रखना पड़ेगा, ओ पे नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर एंड ये 2 लोन पेयर, ठीक है। जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तब उससे प्लस आएगा, ठीक है। ये भी एक लुईस स्ट्रक्चर है, ये भी एक लुईस स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ओजोन के जिस स्ट्रक्चर का यूज़ हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते वक्त जब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे होते हैं, है ना, तो ये स्ट्रक्चर्स इस ओजोन का रियल स्ट्रक्चर नहीं है। एक एक डायलॉग शांति सुनेंगे हम ध्यान से। तो ओजोन का ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, जिन स्ट्रक्चर का हम आज तक यूज कर रहे थे। तो सर क्या है, इन्हें हम बोलते हैं इमेजिनरी स्ट्रक्चर। क्या है सर? ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इमेजिनरी स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है सर कैनोनिकल। क्या नाम है सर? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब कि सर अभी तक जो हम ओजोन का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे थे, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, ये स्ट्रक्चर ओजोन का रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। क्या है सर? इमेजिनरी स्ट्रक्चर। एंड जैसा कि आपने बताया कि इस इमेजिनरी स्ट्रक्चर का एक दूसरा भी नाम है, जिसे हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और आपने ये बताया, अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को हम डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर पाएँ और उनमें से कोई एक स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना कर पाए, तब जो ये फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं रेजोनेंस। क्या नाम देते हैं सर? रेजोनेंस। इसका मतलब कि सर रेजोनेंस एक फिनोमिना होती है जहाँ पर हम किसी मॉलिक्यूल को, वो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक वाला भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, उस मॉलिक्यूल को हम डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। काहे करते हैं हम बता रहे हैं अभी, अलग अलग स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कोई भी एक स्ट्रक्चर इस रियल वाले मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तब ये जो फिनोमिना हुई, इस फिनोमिना का नाम क्या होता है सर? रेजोनेंस, ठीक है। अब कई सारी बातें हैं देखो, तो सर इसका रियल स्ट्रक्चर कौन है? इसका रियल स्ट्रक्चर कौन है? तो बेसिकली रियल स्ट्रक्चर मैं इधर बनाता हूँ, चलो यहाँ बना के दिखा देता हूँ। अच्छा, कुछ बातें और फिर से, रियल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हम आगे चल के फ्यूचर में सीखेंगे, अभी मुझे समझाना है कि रेजोनेंस क्या होता है, ठीक। तो बेसिकली इस मॉलिक्यूल का जो रियल स्ट्रक्चर है ना, वो कुछ ये है, जिस पे इस ऑक्सीजन पे +½ चार्ज है एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना। एंड ये जो बॉन्ड है इस तरीके से दोनों जगह है। ये इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ अभी, ठीक है ना। तो सर अच्छा, ये मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर है, ये सर ओजोन का रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे बताऊँ मैं इसको? तो सर टाइम दे, समझाता हूँ अभी। तो सर आपने बोला कि अभी जो आपने बनाया स्ट्रक्चर, ये है रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। रियल स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रियल हाइब्रिड, जिसे हम लिखेंगे अपने सिलेबस में RH के नाम से। अच्छा, तो सर आपने एक बात और जोड़ी, आपने ये बोला कि अगर कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसे हम 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर पाए, लेकिन उनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर उस रियल वाले मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना कर पाए, तब इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं सर रेजोनेंस। क्या नाम देते हैं सर? रेजोनेंस। और जो हम स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं ना, उस रियल स्ट्रक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग, उनका नाम होता है इमेजिनरी स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बच्चे काफ़ी चिल्ला रहे हैं, ठीक है, अब उनको इग्नोर करिएगा। सर आपने एक और नाम जोड़ दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
ठीक है ये चीज़। एंड इस मॉलिक्यूल का सर एक रियल स्ट्रक्चर होगा जो आपने बना के दिखाया, कैसे बनता है या बाद में बताएंगे। इसमें मुझे ये दिख रहा है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, फिर प्लस हाफ चार्ज है इस ओ पे एंड इस पे ओ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कैसे होता है हम आगे चल के पढ़ेंगे। सर मुझे यहाँ दिख रहा है ना, जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर था जो कि रियल नहीं था, वहाँ पर ओ और ओ के बीच में एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा था एंड इस ओ और ओ के बीच में दो डबल बॉन्ड दिख रहा था, एक डबल बॉन्ड दिख रहा था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स में स्टैटिक बॉन्ड होते हैं। इमेजिनरी स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं सर? स्टैटिक। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर स्टैटिक बॉन्ड है, मतलब ये कोई भी मूवमेंट नहीं है, लेकिन जो रियल स्ट्रक्चर है ना वहाँ पर ये बॉन्ड मूव कर रहा है, बॉन्ड मूव कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सर जो ये रियल स्ट्रक्चर है ना, इसमें इस O और O के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वो सिंगल नहीं है, सिंगल से डबल में कन्वर्ट होता है और ये डबल वाला सिंगल में कन्वर्ट होता है। तो रियलिटी में क्या होता है कि ना ही O और O के बीच में प्योरली सिंगल बॉन्ड है, ना ही प्योरली डबल बॉन्ड है, इनके बीच का बॉन्ड है, इनके बीच का बॉन्ड है। एंड यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं, मतलब कि सिंगल डबल में कन्वर्ट हो रहा है एंड डबल सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है। ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। क्या सर? रियल स्ट्रक्चर, ठीक। लेकिन हम इमेजिनरी स्ट्रक्चर का यूज़ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आपने बोला कि मॉलिक्यूल हमारे पास होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल के हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और ये स्ट्रक्चर्स इमेजिनरी होंगे जिन्हें मैं कैनोनिकल बोलता हूँ या फिर क्या बोलता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एंड ये जो स्ट्रक्चर्स हम अपनी तरफ से बना रहे हैं, है ना, अपने रूल्स बना के, इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, बॉन्ड स्टैटिक होते हैं। लेकिन इन मॉलिक्यूल का जो रियल स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम बोलते हैं रियल हाइब्रिड, यहाँ पर बॉन्ड स्टैटिक नहीं होती है, यहाँ पर बॉन्ड का मूवमेंट होता है ना। एंड यहाँ पर ना ही कोई प्योरली सिंगल बॉन्ड है, ना ही कोई प्योरली डबल बॉन्ड है। आपने बोला कि ये जो सिंगल बॉन्ड था ना वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है एंड ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कि सर रियल स्ट्रक्चर में O और O के बीच में प्योरली ना ही सिंगल बॉन्ड है, ना ही प्योरली डबल बॉन्ड है, ठीक है। तब जो ये फिनोमेना हो जाती है, इसका हम क्या नाम देते हैं? रेजोनेंस। क्या नाम देते हैं सर? रेजोनेंस, ठीक। इसका मतलब कि सर हमें ये समझ में आता है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रही होगी ना, अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर रेजोनेंस होगा तब क्या होगा, अगर रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल में होती है तब क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि रेजोनेंस कैसे होता है, उसकी क्या क्या कंडीशन है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो एक एक करके समझते जाएंगे हम। पहले हम ये सीख रहे हैं कि अगर रेजोनेंस होता है तो क्या होता है। तो हमें सर एक बात समझ में आई कि अगर रेजोनेंस होता है ना तो हम किसी एक मॉलिक्यूल को डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे इमेजिनरी स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन इसी इमेजिनरी स्ट्रक्चर का, इस मॉलिक्यूल का एक रियल स्ट्रक्चर भी होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? रियल हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ का डेटा है ना वो गड़बड़ हो जाता है। बॉन्ड लेंथ का डेटा क्या होता है सर? गड़बड़ हो जाता है, ठीक। इसका मतलब कि जब भी रेजोनेंस होगी तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी बॉन्ड लेंथ को लेकर वो नहीं आती है। हम सोच रहे थे कि सर O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा प्योरली, लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं आया प्रैक्टिकल करने पे। इस O और O के बीच में प्योरली डबल बॉन्ड था, लेकिन प्योरली डबल बॉन्ड नहीं आया, वो डबल सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, ये सिंगल डबल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि जब रेजोनेंस होगी किसी मॉलिक्यूल में तो उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ का डेटा गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? बॉन्ड लेंथ का डेटा गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने दो बात सीखी कि अगर कोई मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रही होगी तो हम उस मॉलिक्यूल को डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक। एंड इन मॉलिक्यूल का एक रियल स्ट्रक्चर होगा जिसे हम बोलते हैं रियल हाइब्रिड, ठीक है। एंड रेजोनेंस होने की वजह से बॉन्ड लेंथ का डेटा गड़बड़ हो जाता है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इन दो एटम के बीच में प्योरली सिंगल बॉन्ड होगा, वो सिंगल बॉन्ड नहीं था, वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। हम एक्सपेक्ट किए थे कि इन दो ऑक्सीजन के बीच में ना प्योरली डबल बॉन्ड होगा, लेकिन वो डबल नहीं था, वो सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है ना। मतलब कि ना ही प्योरली सिंगल है ना ही प्योरली डबल है, उनके बीच का कोई बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। तो ये बात, इसका मतलब कि सर अगर रेजोनेंस होगा ना तो वहाँ पर बॉन्ड लेंथ का डेटा गड़बड़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ का डेटा गड़बड़ जाएगा और रेजोनेंस होने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो तीन फैक्टर सर, है ना। इसका मतलब कि सर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होती है तो हम उसके ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जहाँ पर हमारे पास स्टैटिक बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। एंड जब रेजोनेंस होती है तो मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ का डेटा गड़बड़ हो जाता है और अगर कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस कर पाएगा मतलब उसके हम अलग अलग स्ट्रक्चर बना पाएँ तो ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा,
ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब सारी बातों को मैं समझाता हूँ, एक एक करके जोड़ते हैं। ठीक, तो सर अब हम यहाँ पे फिर से आते हैं कि सर स्टैटिक बॉन्ड होता है इस इमेजिनरी स्ट्रक्चर में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ठीक, लेकिन रियल स्ट्रक्चर में ना बॉन्ड मूव कर रहा होता है, स्टैटिक बॉन्ड नहीं होता है। ठीक, तो हमारे पास क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है कि हम इस रियल स्ट्रक्चर का यूज नहीं करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते वक्त लिखते वक्त हम इन इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी लिखेंगे तो हम इन लुईस स्ट्रक्चर, है ना, या फिर जो हमारे पास इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम किसी प्रॉपर्टी को समझा रहे होते हैं। ठीक है, क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है सर कि जब भी हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे ऑर्गेनिक वाली, तो वहाँ पर मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म को समझाना पड़ता है, रिएक्शन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो किसी रिएक्शन के लिए मुझे मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना रहता है। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे स्टैटिक बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है। जब बॉन्ड स्टैटिक होगा तभी हम बता पाएंगे ना कि बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ से हुई, है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी वहाँ से बॉन्ड का मूवमेंट हुआ, या फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया या फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, है ना। तो कहने का मतलब सिंपल से ये बात है कि जब स्टैटिक बॉन्ड होगा तभी हम बॉन्ड के मूवमेंट को बता पाएंगे, तभी हम किसी रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अपने मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे स्टैटिक बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है। और इन सब मॉलिक्यूल का जो रियल स्ट्रक्चर है ना, वहाँ तो स्टैटिक बॉन्ड है ही नहीं, वहाँ तो मूवमेंट है बॉन्ड का। तो बॉन्ड जब मूव कर रहा है तो हम वहाँ से मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ऐसे मॉलिक्यूल के लिए मुझे ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ता है, और इन्हीं का सहारा लेके हम केमिस्ट्री वाले पार्ट को समझते हैं। ठीक, इस इमेजिनरी स्ट्रक्चर का बस इतना ही काम है कि आप ओजोन लिखने की जगह इसको बना दो बस, है ना। मतलब कि इसका एक्चुअल में कोई रियल यूज़ नहीं है, जो हम इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं इन्हीं का यूज़ है। ठीक है, तो मैंने एक बात बता दी कि सर इन इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एंड रियल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, ये सारी बातें होती हैं। ठीक, एक ज़रा हम लोग और देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है ना, जैसे हम बात करें बेंजीन में, क्या बात करते हैं सर, बेंजीन में एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। ज़रा आप देखो बेंजीन, तो बेंजीन जो है ना, आज तक हमने बेंजीन का ये एक स्ट्रक्चर देखा था। ये कैकुले नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे हम। कैकुले ने ये स्ट्रक्चर दिया था बेंजीन का, एक बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है। ठीक, दूसरा मैं एक एक बात को समझाता हूँ। बेंजीन में मुझे पता है कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एंड ऑल्टरनेट पे इस तरीके से पाई सिग्मा पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक, तो जो हम आज तक ये बेंजीन का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे थे, बेसिकली ये भी जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये दो स्ट्रक्चर्स भी क्या है, ये दो स्ट्रक्चर भी, है ना, इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है। अच्छा, तो आज तक जो हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा है वो रियल स्ट्रक्चर है ही नहीं, वो तो इमेजिनरी है, जो कि हम मैकेनिज्म को समझाने के लिए बना रखे हैं। अब इमेजिनरी का दूसरा नाम क्या है सर, कैनोनिकल। तो हम बोल सकते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इमेजिनरी स्ट्रक्चर, या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला नाम बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, है ना। इसे हम अपने सिलेबस में पढ़ने के लिए बोलेंगे आरएस। तो अब जब भी मैं आरएस बोलूँगा उसका मतलब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, अच्छा, तो सर आपने बोला कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर आज तक हमने देखा है, जो आज तक हम पढ़ते आ रहे थे, वो बेंजीन का एक्चुअल में रियल स्ट्रक्चर है ही नहीं, वो तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है जो कि हम बना रखे हैं केमिस्ट्री को समझने के लिए, मैकेनिज्म को समझने के लिए, है ना। ये चीज़ बेंजीन का सर रियल स्ट्रक्चर ये होता है जहाँ पर ये पाई बॉन्ड इस तरीके से डीलोकलाइज्ड है, मतलब कि मूव कर रहा है ना। तो बेंजीन का ये रियल स्ट्रक्चर है जहाँ पर क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड इस तरीके से डीलोकलाइज है, मतलब पाई बॉन्ड का मूवमेंट है, ये रियल स्ट्रक्चर है। एंड रियल स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है सर, रियल हाइब्रिड। रियल हाइब्रिड, ये है रियल हाइब्रिड। ठीक, तो सर यहाँ से एक बात समझ में आई कि ये एक ऐसी फिनोमिना जहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल को डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एक स्ट्रक्चर इस रियल मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तब इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं सर, रेजोनेंस बोलते हैं, है ना। तो हमने देखा कि सर रेजोनेंस होती है तो क्या होता है, तो रेजोनेंस होती है तो हम अलग अलग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉलिक्यूल को, और जब रेजोनेंस होती है तो बॉन्ड लेंथ का डेटा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक, अब यहाँ से कई सारी बातें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस
रियल हाइब्रिड कैसे लिखेंगे, ये सारी बातें आगे है जो आगे चल के हम समझेंगे। अभी हमारा मेन मुद्दा क्या है, रेजोनेंस क्या होता है। ठीक, अब देखो, अब जैसे बेंजीन में क्या है कि सर सी सिंगल बॉन्ड भी है, सी डबल बॉन्ड भी है ना। अगर हम सोचें कि अगर यही रियल स्ट्रक्चर हो रहा होता है तो जो नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ एंड जो नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ, यही बॉन्ड लेंथ इस बेंजीन के लिए आनी चाहिए थी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, इसका बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम, है ना। नॉर्मल मतलब कि जो अल्केन में होता है ओपन चेन में, एंड नॉर्मल जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ है 1.33 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अगर ये रियल स्ट्रक्चर होता तो इस बेंजीन के जो सी सिंगल बॉन्ड सी है उसका बॉन्ड लेंथ यही होना चाहिए था 1.54, एंड जो डबल बॉन्ड है ना सी डबल बॉन्ड सी, इसका बॉन्ड लेंथ ये होना चाहिए था, है ना। लेकिन सरप्राइजली क्या होता है कि बेंजीन में जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ है वो आता है 1.39 एंगस्ट्रॉम, 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो एक बात हम और समझते हैं, इसका मतलब कि बेंजीन में जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड है ना वो तो सिंगल बॉन्ड से छोटा है, सिंगल बॉन्ड से छोटा है, पर डबल बॉन्ड से बड़ा है ना। इसका मतलब कि सर बेंजीन में जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है ना वो ना ही प्योरली सिंगल है ना ही प्योरली डबल है। अगर प्योरली सिंगल हो रहा होता तो 1.54 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए था, प्योरली डबल होता तो 1.33 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए था, लेकिन ये इनके बीच का है, देख रहे हैं सर, बीच का है। इसका मतलब कि सर बेंजीन में जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ है ना वो ना ही प्योरली डबल है ना ही प्योरली सिंगल है, क्योंकि इस बेंजीन वाले मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रही है, और रेजोनेंस होने की वजह से ये जो सिंगल बॉन्ड है ना वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, एंड जो पाई बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना वो डीलोकलाइज थे, ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं बेंजीन में, बेंजीन के एक्चुअल मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो यहाँ से बात सर ये साफ होती है कि जो आज तक हम बेंजीन का कैकुले वाला स्ट्रक्चर, बेंजीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं, कैकुले स्ट्रक्चर अपने सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कैकुले स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा फेमस स्ट्रक्चर है जो कि बहुत सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता है बेंजीन के, तो हम कैकुले वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड इस स्ट्रक्चर में मुझे दिखता है कि पाई सिग्मा पाई इस तरीके से ऑल्टरनेट पे होता है। ठीक, तो सर एक बात समझ में आती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रही होगी तो क्या क्या होता है वहाँ पे। जो हम बॉन्ड लेंथ सोच के रखे थे, जो हमारी उम्मीद थी बॉन्ड लेंथ की, उससे डेटा अलग आता है। ठीक है, उससे डेटा अलग आता है, और जब रेजोनेंस होती है तो एक ही मॉलिक्यूल को हम अलग अलग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर, कैनोनिकल या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इन मॉलिक्यूल का एक रियल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं सर, रियल हाइब्रिड। क्या होता है, रियल हाइब्रिड। ठीक, ऐसे एक बॉन्ड ऑर्डर का भी डेटा है ना, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। ठीक है, तो ऐसे बेंजीन में, तो बेंजीन में आता है बॉन्ड ऑर्डर 1.5 बता देता हूँ, है ना। अगर इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर बेंजीन में प्योरली सिंगल बॉन्ड होता है तो सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड ऑर्डर 1 होना चाहिए था, अगर प्योरली डबल बॉन्ड होता तो सी डबल बॉन्ड सी 2 होना चाहिए था, लेकिन 1.5 आ रहा है। इस बात से प्रूफ होता है कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूल होगा, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, उसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होने का मतलब ना ही बॉन्ड प्योरली सिंगल है ना ही प्योरली डबल है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताई दिया। ठीक, तो सर इतनी कहानी से क्या मतलब, क्या हमने सीखा? हमने बस इतना सीखा है कि रेजोनेंस एक फिनोमिना है जहाँ पर हम किसी एक स्ट्रक्चर को 2 and more than 2 स्ट्रक्चर से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर्स इस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इन स्ट्रक्चर्स का ये नाम होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इमेजिनरी या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड जब किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रही होगी तो वहाँ पर बॉन्ड लेंथ का डेटा गड़बड़ हो जाता है, बॉन्ड लेंथ का डेटा गड़बड़ हो जाता है, और ये मॉलिक्यूल नॉर्मल वाले स्ट्रक्चर से, नॉर्मल कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबिलिटी पा जाता है। तो ये जो रियल हाइब्रिड है वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन इमेजिनरी वाले स्ट्रक्चर से। क्यों स्टेबल होगा, आगे चल के बात करेंगे अभी। ठीक है, ये चीज़। अब नई बात मैं बताता हूँ। अब क्या नई बात है, मैंने ये बोला कि जो ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं,
है ना। ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर रियल हाइब्रिड में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। थोड़ी सी लंबी कहानी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, आप सोइएगा मत। मैंने बोला सर कि जो ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स है ना, ये रियल हाइब्रिड में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कंट्रीब्यूशन देने का मतलब ये है कि ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स ये इस रियल हाइब्रिड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। कंट्रीब्यूशन मतलब प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना। तो जो स्ट्रक्चर इस रियल मॉलिक्यूल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर जाएगा, उसे हम बोलते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर। क्या बोलते हैं सर? मेजर कंट्रीब्यूटर। मतलब कि जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल, जो रियल मॉलिक्यूल है, जो रियल हाइब्रिड है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर जाएगा, उसे हम बोलते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर। जो कम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा उसे हम बोलते हैं माइनर कंट्रीब्यूटर, है ना, माइनर कंट्रीब्यूटर। ऐसे भी होते हैं कि अगर दोनों स्ट्रक्चर्स सेम कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो हम बोलते हैं उसको इक्वल कंट्रीब्यूटर। तो इक्वल कंट्रीब्यूटर भी होता है, ठीक है, ये चीज़। तो हमने ये समझा कि अगर मॉलिक्यूल है तो अगर हम किसी मॉलिक्यूल को अलग अलग, अगर हम मॉलिक्यूल के आरएस बना पाएँ, अगर हम किसी मॉलिक्यूल के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना पाएँ, तो वो मॉलिक्यूल नॉर्मल वाले मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू, जैसे दो मॉलिक्यूल थे, ठीक है, दो कंपाउंड थे, तो एक मॉलिक्यूल ऐसा था जिसमें रेजोनेंस होती है, कैसे होती है पढ़ेंगे बाद में, है ना, जिसमें रेजोनेंस होती है। तो अगर रेजोनेंस होगी मॉलिक्यूल में तो उसकी हम आरएस बना पाएंगे, उसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख पाएंगे। और एक दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस नहीं होती है, तो जिसमें नहीं होती है ना, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। मतलब कि जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रही होगी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है चार्ज के डिस्पर्जल से। हाँ, चार्ज का डिस्पर्सल होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके बारे में हम आगे चल के और बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये बात है इसका। तो यहाँ से ओवरऑल कहने का मतलब सर इतना ही सिंपल सा है कि रेजोनेंस एक फिनोमिना है जहाँ पर हम किसी मॉलिक्यूल या फिर किसी कंपाउंड को, ठीक है, हम डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है उसे हम बोलते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर। जो कम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है उसे हम बोलते हैं माइनर कंट्रीब्यूटर। जो इक्वल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर जाएगा उसे हम बोलते हैं इक्वल कंट्रीब्यूटर, ठीक है। एंड सारे स्ट्रक्चर में से जो रियल हाइब्रिड होता है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं हम पूरे केमिस्ट्री में चाहते हैं कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए, मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो जाए। एंड स्टेबिलिटी के लिए एक ही फैक्ट है कि एनर्जी कम होगी तो ज़्यादा स्टेबल। तो सारे स्ट्रक्चर में से जो रियल वाला स्ट्रक्चर होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। एक बात मैं और जोड़ता हूँ इसी में, किसी मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ आरएस पे डिपेंड करता है कि स्टेबिलिटी कितनी होगी। दो मॉलिक्यूल थे, एक के हम 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक के 8 बना सकते हैं। तो जिस मॉलिक्यूल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ आरएस हम बना पाएँ वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब कि मोर आरएस मोर स्टेबिलिटी, ठीक, ये चीज़ है। तो इस पूरी कहानी का मतलब यही था, ठीक। अब एक एक करके हम बातों को लिख लेते हैं, ठीक है ना। एक एक करके मैं आप बात को लिखवा देता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अभी तक हमने सर इतना सीखा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होती है ना तो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ का डेटा गड़बड़ हो जाता है। हम मॉलिक्यूल को अलग अलग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स रियल नहीं है, इमेजनरी है, ठीक है। एंड ये जो स्ट्रक्चर्स है वो कंट्रीब्यूशन देती हैं रियल मॉलिक्यूल को समझाने के लिए, प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए। जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगी उसे हम बोलते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर, जो कम करते हैं उसे हम बोलते हैं माइनर। इक्वल कंट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, है ना। एंड नंबर ऑफ आरएस पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी। एंड रेजोनेंस होने की वजह से मॉलिक्यूल सरप्राइजली ज़्यादा स्टेबल हो जाता है नॉर्मल वाले कंपाउंड से जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रही होती है ना, ये चीज़। तो अभी हमने बस सिर्फ इतना देखा कि रेजोनेंस की फिनोमिना होती है ना तो क्या होता है, तो ये सारी बातें होती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि रेजोनेंस कैसे होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस करेगा, ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस करेगा, कैसे पता चलेगा, ये सारी बातें। तो थोड़ी सी लंबी कहानी मैं बोला ही था आपको, ठीक। तो चलो एक एक करके लिख लेते हैं हम। क्या करेंगे, पहले आप लिख लो रेजोनेंस हेडिंग डाल लें, ठीक। इसके बाद थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करें। हाँ जी तो मैं सारी बातें समझा दी आपको, ये चीज़। तो ज़रा आप लिखिएगा क्या करना, पहले आप हेडिंग डाल लें, ठीक है, फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखें, है ना। रेजोनेंस के नीचे लिखिएगा, ठीक। इसमें जब हम लिखेंगे when a molecule can be represented
when a molecule can be represented by two or more, when a molecule can be represented by two or more Lewis structure, when a molecule can be represented by two or more Lewis structure, but none of them can explain all the property of real molecule, but none of them can explain all the properties of real molecule, then this phenomena is known as resonance. ठीक है, तो आप रिपीट करके देख लेना। तो हमने ये बात लिखी कि अगर किसी हम मॉलिक्यूल को टू एंड मोर स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है, उनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तब ये जो फिनोमिना हुई इसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, है ना। लुईस स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर। Lewis structures are imaginary structure. It is also known as Lewis structures are imaginary structure. It is also known as canonical structure or resonating structure. It is also known as canonical structure or resonating structure. It is also known as canonical structure or resonating structure. ठीक है, तो जो भी लुईस स्ट्रक्चर्स होंगी जरूरी नहीं कि हर जगह लुईस स्ट्रक्चर्स बने, है ना। जैसे कि यहाँ पर लुईस था, इनऑर्गेनिक वाले मॉलिक्यूल में लुईस स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं। ठीक है, तो इन लुईस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होती हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS ज़्यादा फेमस नाम में ही ज़्यादा फेमस चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रियल मॉलिक्यूल इज नोन एज real molecule is known as real hybrid. Real molecule is known as real hybrid. तो इस कंपाउंड का जो रियल वाला स्ट्रक्चर होगा ना, जो रियल मॉलिक्यूल होगा, इसके स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सर रियल हाइब्रिड। जब कभी हमसे बोले कि आप RH लिखो, RH यानी कि रियल हाइब्रिड लिखो, ये RH, तो रियल हाइब्रिड का मतलब है कि उस मॉलिक्यूल का मुझे रियल स्ट्रक्चर लिखने को बोला जा रहा है। ठीक है, RH, ठीक, ये चीज़। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स contribute in real structure. All resonating structure contribute in real structure. ठीक है, तो जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, वो रियल स्ट्रक्चर में अपना कंट्रीब्यूशन देंगी, है ना। तो आगे लिखिए, इट मीन्स, नेक्स्ट पॉइंट, इट मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर explain the property of real hybrid. It means resonating structures are explain the property of real hybrid. ठीक है, तो जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं RS हैं, ये जो रियल मॉलिक्यूल है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगी। कंट्रीब्यूशन देने का मतलब इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे, इतनी बात हमने लिखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, है ना, दोज RS यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोज RS, है ना, विच कंट्रीब्यूट मैक्सिमम, it is known as those RS which contribute maximum, it is known as major contributor. लिख लेंगे आप, है ना, मेजर कंट्रीब्यूटर, है ना। इट इज अ स्टेबल विद लेस एनर्जी,
इट इज अ स्टेबल विद लेस एनर्जी। तो जो स्ट्रक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर जाएगा उन्हें हम बोलेंगे मेजर कंट्रीब्यूटर। क्या बोलते हैं सर? मेजर कंट्रीब्यूटर, ठीक है। एंड ये मेजर कंट्रीब्यूटर स्टेबल होगा, तो जब ये स्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी लेस होगी। क्यों? स्टेबल विथ लेस एनर्जी, ठीक है। अब किसी का फ़ोन आ रहा है, जरा मैं चेक कर लूँ, है ना। तो अभी रिकॉर्डिंग मुझे रोकनी पड़ेगी लग रहा है ये चीज़। तो मोर कंट्रीब्यूटर, मेजर कंट्रीब्यूटर्स क्या होंगे? स्टेबल होंगे विद लेस एनर्जी के साथ। एनर्जी कम होती है तो स्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दोज आर एस विच कंट्रीब्यूट, दोज आर एस विच कंट्रीब्यूट, है ना, लेस, दोज आर एस विच कंट्रीब्यूट्स लेस, लेस या फिर मिनिमम, इट इज़ नोन एज माइनर कंट्रीब्यूटर, इट इज़ नोन एज माइनर कंट्रीब्यूटर विथ हाई एनर्जी, इट इज़ नोन एज माइनर कंट्रीब्यूटर विथ हाई एनर्जी, है ना, विथ हाई एनर्जी एंड लेस स्टेबल, विथ हाई एनर्जी एंड लेस स्टेबल, ठीक है। सर फिर से बोलिए, दोज कंट्रीब्यूटर्स विच, मतलब दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच कंट्रीब्यूट लेस, ब्रैकेट में मिनिमम, इट इज़ नोन एज माइनर कंट्रीब्यूटर, है ना, विथ मोर एनर्जी एंड लेस स्टेबल, मोर एनर्जी एंड लेस स्टेबल। तो जो माइनर कंट्रीब्यूटर्स होंगे वो प्रॉपर्टी को कम एक्सप्लेन कर पाएंगे, एंड माइनर कंट्रीब्यूटर्स अनस्टेबल होंगे, कम स्टेबल होंगे मेजर कंट्रीब्यूटर के कंपैरिजन में, एंड उनकी एनर्जी भी हाई होगी, ठीक है। तो ये स्टेबल है विथ लेस एनर्जी। तो है ना, आज लगभग जाना ही पड़ेगा। एंड जो माइनर कंट्रीब्यूटर है ना, माइनर कंट्रीब्यूटर, it is a less stable, it is a less stable with high energy, with high energy, ठीक है ये चीज़। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। among all the structures, among all the structures real hybrid is only, among all the structure real hybrid is only, real structure, real hybrid is only real structure, है ना, which is most stable, which is most stable with least energy। among all the RS real hybrid is a real structure which is most stable with least energy, ठीक है ये चीज़। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हैं RS वाला, RH वाला, तो RS में कंपेरिजन करें तो जो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा RS में, ठीक है। एंड जो माइनर होगा वो कम स्टेबल होगा, माइनर कंट्रीब्यूटर कम स्टेबल होगा। एंड इन पूरे सारे में जो रियल स्ट्रक्चर है, जो रियल हाइब्रिड है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल विथ लीस्ट एनर्जी, सबसे ज़्यादा स्टेबल विथ लीस्ट एनर्जी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अब मुझे कहीं जाना पड़ेगा, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। तो उसके बाद हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो इन्हीं पॉइंट्स के आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से और इसमें बातें हो सकती हैं, ठीक। चलिए ठीक है, तो फिर अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट, है ना। तो एक राज की बात बताता हूँ, अभी तक जो भी आपने देखा लेक्चर, ये किसी और दिन रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है। आपको याद होगा कि अभी कुछ मिनट पहले मैंने बोला कि मुझे जाना पड़ेगा, है ना। तो आज ये रिकॉर्ड हो रहा है किसी और दिन, ठीक है। लेकिन ये लेक्चर आपको लगातार एक ही दिन मिलेगा, है ना। एक ही लेक्चर में आप ये सारी बातें देख पा रहे हो। तो हम बात कर रहे थे रेजोनेंस पे, ठीक है। एंड हमने देखा, अभी तक हमने बस इतना देखा है कि अगर कहीं पर रेजोनेंस हो रहा होता है, किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रही होती है, तो वहाँ पर क्या क्या होता है, और उन सभी पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके लिख रहे थे, ठीक है। तो मेरे लिए तो एक नया दिन है, आपके लिए तो उसी लेक्चर्स के आगे, उसी लेक्चर के आगे है, ठीक है, जो आप देख रहे थे ना। तो एक बार मैं फिर से आखिरी बार बता देता हूँ कि अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा तो सर क्या क्या होती है, उस मॉलिक्यूल को हम अलग अलग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो सभी स्ट्रक्चर्स
इमेजनरी स्ट्रक्चर्स होंगी जिन्हें हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, और उनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर रियल मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम लिख रहे थे। फिर हमने ये देखा कि जो इमेजनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रियल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, उनमें कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना। तो जो मॉलिक्यूल है ना, जो आरएस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर जाएगा उसे हम क्या बोल लेते हैं, मेजर कंट्रीब्यूटर। अगर मेजर कंट्रीब्यूटर है तो एनर्जी लीस्ट होगी, एनर्जी कम होगा, ठीक है, लेस एनर्जी के साथ होगा। एंड हमने देखा था कि सर माइनर कंट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, है ना। अब माइनर कंट्रीब्यूटर्स क्या होंगे, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो हमारे पास मेजर कंट्रीब्यूटर के कंपैरिजन में प्रॉपर्टी को कम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब माइनर कंट्रीब्यूटर है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक, एंड इन सभी स्ट्रक्चर्स में से जो रेजोनेंस हाइब्रिड है जिसे हम रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं, इस रेजोनेंस हाइब्रिड की सबसे कम एनर्जी होगी, है ना। हम अगर कंपेयर करें तो मेजर में और माइनर में, तो रेजोनेंस हाइब्रिड की सर सबसे कम एनर्जी होगी। ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज़्यादा स्टेबल वाली स्टेट रहेगी। ठीक है, एंड रेजोनेंस हाइब्रिड ही इस मॉलिक्यूल का क्या है सर, रियल स्ट्रक्चर है ना। तो इतनी सारी बातें हमने देखी थी, एंड अभी हमने लास्ट पॉइंट देखा कि रेजोनेंस हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड को हम अपने इस सिलेबस में जो कि हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे हम बोलेंगे RH। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड विद मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर is more stable, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कोई स्ट्रक्चर था, ठीक है, जिसके लिए हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए हुए थे। ठीक है, ये रियल मॉलिक्यूल होता है। तो जिस रेजोनेंस हाइब्रिड के पास ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी वो वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। हमने एक पॉइंट और समझा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होती है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, मान लीजिए दो अलग अलग कंपाउंड थे जो कि रेजोनेंस करते हैं, जिनमें रेजोनेंस होती है, तो इस मॉलिक्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक रियल हाइब्रिड बनाएंगे जिसे हम रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। दूसरे मॉलिक्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग एक रियल हाइब्रिड होगा। ठीक है, अब जब इन दोनों मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रही होगी तो हम इनके अलग अलग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जिस रियल हाइब्रिड के कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा नंबर ऑफ RS होंगी वो रेजोनेंस हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मोर नंबर ऑफ RS मोर स्टेबिलिटी, है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यदि ज़्यादा से ज़्यादा हैं किसी कंपाउंड के कॉरस्पॉन्डिंग जो कि रेजोनेंस करता है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, कैसे क्यों होगा अभी बात करते हैं हम लोग। तो आज से सर एक पॉइंट हमने याद कर लिया कि मोर नंबर ऑफ RS मोर स्टेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है सर कि मोर नंबर ऑफ RS। तो अब से जब तक हम रेजोनेंस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, है ना, तब तक मैं अगर RS बोलता हूँ तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर मैं RH बोलूँगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो सर मोर नंबर ऑफ RS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ RH यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है सर, तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे ऐसे। कुछ लोग बोल लेंगे सर आपका ब्लैक मार्कर नहीं आया, जो लोग रेगुलर व्यूवर्स हैं, अब मैं ब्लैक मार्कर नहीं लाने वाला हूँ। ठीक है, दरअसल 3 मार्कर का यूज़ करके उसको डील करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना, खोलना बंद करना, तो इस चक्कर में 2 ही मार्कर से हम काम चला लेंगे। ठीक है, अपनी ज़िंदगी और रंग बिरंगी करेंगे आगे चल के थोड़ी सी और। तो सर एक बात समझ में आती है कि अगर नंबर ऑफ RS ज़्यादा होगी, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के नंबर्स ज़्यादा होंगे किसी RH के कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो RH ज़्यादा स्टेबल हो जाया करेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। हाँ जी, इन सम केसेस इक्वल कंट्रीब्यूटर्स आर प्रेजेंट, इक्वल
इक्वल कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है, आर प्रेजेंट। तो कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं जिनमें किसी रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए इक्वल कंट्रीब्यूटर्स हों, ठीक है, मतलब कि अपना कंट्रीब्यूशन वो इक्वली दे रहे हों। तो इन सम केसेस इक्वल कंट्रीब्यूटर्स आर प्रेजेंट विच इज नोन एज इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटर, या फिर इक्वल आर एस, विच इज नोन एज इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटर। अभी मैं बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में 11th एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि मुंह फाड़ के कोई कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है, तो इस वजह से इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, बस इतना। विच इज नोन एज इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटर, ठीक है, या फिर इक्वल आर एस, या फिर सर इक्वल आर एस, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। तो मैंने सर ये बोला कि कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां पर हमारे पास इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटर हो, मतलब कि रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो अपना इक्वली कंट्रीब्यूटर्स दे रहे हैं, तो उन्हें मैं आज से क्या बोलूँगा, इक्वल आर एस, सही है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ नोमेनक्लेचर आप ध्यान रखें। आज से जब भी मैं आपसे बोलूँगा आर एच का मतलब सर क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। जब भी मैं आर एस बोलूँगा इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब भी मैं इक्वल आर एस बोलूँगा इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूँ इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है, यहाँ तक बात साफ है, ठीक। एक थर्ड पॉइंट और इम्पोर्टेंट है ना, इफ़ इक्वल, है ना, इक्वल आर एस प्रेजेंट, ऐसे बोल सकते हैं, इफ इक्वल आर एस प्रेजेंट, ठीक है, स्टेबिलिटी, हाँ जी सर, स्टेबिलिटी इज स्पेशली हाई, स्पेशली मोर बोल सकते हैं ना, मोर, स्पेशली मोर, इवन, है ना, नंबर ऑफ आर एस, इवन नंबर ऑफ आर एस इज मोर, ठीक है। तो क्या कहना चाहते हैं हम कि दो ऐसे केसेस थे, ठीक है, दो रियल हाइब्रिड थे जिनके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हुए थे, ठीक है। एक रियल हाइब्रिड था जिसमें हम लोग के इक्वल आर एस भी थे। तो अगर कभी कंपाउंड में इक्वल आर एस आ जाता है, इक्वल आर एस प्रेजेंट है, मतलब कि इक्वल कंट्रीब्यूटर्स प्रेजेंट है, तो उस केस में स्पेशली स्टेबिलिटी हाई होगी, भले ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा हो, है ना। हम जानते हैं कि सर अगर किसी आर एच के लिए नंबर ऑफ आर एस ज़्यादा है, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ना। लेकिन अगर रेजोनेंस हाइब्रिड के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल आर एस आ गया, तो इक्वल आर एस आ जाता है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, भले ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा क्यों ना हो, ठीक है। तो इक्वल आर एस के केस में स्टेबिलिटी स्पेशली ज़्यादा होती है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, ये सारी बातें काम आएंगी जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपैरिजन करेंगे, तब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव में, ठीक। तो स्पेशली, है ना, स्पेशली मोर, स्पेशली हाई हो जाती है स्टेबिलिटी अगर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे तो, सही है। तो ये सारी बातें हुई। तो सर अभी तक हमने बस इतना पढ़ा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होती है तो क्या क्या कांड होता है, एंड उन सारे पॉइंट को हमने इस तरीके से नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि रेजोनेंस क्या होता है ना। तो अभी तक क्या कहानी थी, अभी तक कहानी थी रेजोनेंस होता है तो क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या घटना घटती है। तो चलिए आप इसको नोट करें, फिर हम बात करते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है, ठीक। देखिए अपने स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजोनेंस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं अभी लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। और कुछ मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस कैसे होती है
वो सारी बातें कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और एनसीईआरटी में क्या दिया है अभी हम पढ़ते पढ़ते मैं बता दूंगा, तो उतना एनसीईआरटी में, और जो भी पार्ट हम पढ़ रहे हैं इससे हम लोग का फाउंडेशन, जे नीट का फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाँ जी, नोट करें आप। हाँ जी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सर, क्या बात करेंगे सर, कि व्हाट इज़ रेजोनेंस। तो मेरे ख्याल से रेजोनेंस की थोड़ी फील क्या, अभी रेजोनेंस की थोड़ी हल्का हल्का आपको समझ में आ रहा होगा। जो बच्चा पहली बार देखता है ना, उससे थोड़ा सा दर्द रहता है उसके लिए, ठीक है ना, और इस टॉपिक में थोड़ा सा और ज़्यादा ही रहता है। तो हम चाहेंगे कि आपकी हर दर्द पे, हर जख्मों पर मलहम लगाएं और आपके पास किसी भी टाइप का कोई दर्द ना रहे, ठीक है ना। तो दर्द से मतलब समझ ही रहे हैं आप, ठीक है। तो बात करते हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस। व्हाट इज, ठीक है, रेजोनेंस। तो कृपया मेरे ग्रामर वाले पोर्शन में ना जाए, स्मॉल ही होगा, ठीक है। मैं वैसे ही थोड़ा सा अलग दिखने के लिए, है ना, थोड़ा सा बोर्ड सुंदर दिखने के लिए, तो मैं अलग अलग स्टाइल यूज़ करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप कृपया मेरी ग्रामर पे ना जाएं, कृपया आप भावनाओं पे जाएं, ठीक है। तो व्हाट इज़ रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होती है, ठीक। तो इसका सिंपल सा फंडा है, इट इज़ अ डीलोकलाइजेशन ऑफ, इट इज़ अ डीलोकलाइजेशन ऑफ, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, या फिर हम ऐसे लिखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर लोन पेयर इन पैरेलल पी ऑर्बिटल, ठीक है। बेसिकली रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर इन पैरेलल पी ऑर्बिटल। तो पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे सर, डबल बॉन्ड में होंगे, या फिर लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन यानी कि चलना फिरना, मूवमेंट, है ना। एक होता है लोकलाइजेशन जहाँ पे मूवमेंट नहीं है, जो कि हम देख रहे थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, और जो रियल हाइब्रिड था वहाँ पर देखिए आप बॉन्ड मूव कर रहा था, उसे हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। तो अगर कोई पूछेगा कि रेजोनेंस क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल पी ऑर्बिटल। रेजोनेंस होती है तो क्या क्या होता है वो हमने पढ़ लिया, ठीक। अब ये फंडा क्या, थोड़ा सा इसको और डिटेल समझते हैं अभी, ठीक। अभी आपको फील आएगी, ठीक। तो मैंने अभी बोला कि सर अगर रेजोनेंस होती है ना, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, ठीक है। क्यों स्टेबल हो जाता है हम उसकी बात कर लेते हैं। ड्यू टू डिस्पर्जल ऑफ चार्ज, ड्यू टू डिस्पर्जल ऑफ चार्ज, ड्यू टू डिस्पर्जल ऑफ चार्ज स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक। दरअसल अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रही होगी तब देखिएगा वहाँ पर चार्ज का डिस्पर्जल हो जाता है, यानी कि चार्ज फैल जाता है सिस्टम पे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, बस वैसे ही अभी चीज़ों को हम और भी डिटेल से समझेंगे। जैसे कि एक कार्बोकैटायन था, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होती है। अभी मैं आपको ये पॉइंट समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका क्या क्या पूरा फंडा है हम आगे चल के समझते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होती है, तो जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है, ठीक। तो जब भी रेजोनेंस होगी तो हम इस तरीके से डबल हेडेड एरो का यूज़ करते हैं, ठीक। इसका मतलब सर क्या होने वाला है, ये जो पाई बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, और जो सिंगल बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, एंड यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये चीज़। तो ये एक कार्बोकैटायन है जिसमें रेजोनेंस होती है, ठीक है, रेजोनेंस होती है। तो ये RS लिखा था, ये भी RS था, ठीक। इसका रियल हाइब्रिड बनाता हूँ, ठीक, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक। इसका रियल हाइब्रिड सर क्या होगा, ये देखिए। तो अभी सारी चीज़ें मैं आपको फिर से समझाऊंगा, बस मैं आपको वैसे ही समझा दूँगा अभी,
ठीक है। तो रियल हाइब्रिड के लिए पहले हम सिग्मा स्केलेटन बनाते हैं और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था तो उसे हम पार्सली प्लस, एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है तो पार्सली प्लस, ठीक है। एंड डबल बॉन्ड देखिए, इसे ही हम बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया एंड यहाँ पहुँच गया, ठीक। तो सिग्मा वाला पाई में कन्वर्ट हो गया, पाई वाला सिग्मा में कन्वर्ट हो गया, ठीक। इट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन इस सभी कार्बन पे यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, तो उसे हम इस तरीके से डॉट 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 दिखा देते हैं। दिस इज नोन एज डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। एंड ये जो बना है इसे हम बोलते हैं रियल हाइब्रिड, ठीक। तो अभी मैं क्या समझा रहा हूँ बस सुनिएगा, ये पोर्शन आप भूल जाइए, ठीक है। ठीक, मैं अभी ये पॉइंट केवल समझा रहा हूँ, ये कैसे हुआ एक एक बात मैं समझाऊंगा अभी आगे चल के डिटेल से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होती है तो डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होता है, ठीक। जैसे ये मॉलिक्यूल था, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, कार्बोकैटायन है, चार्ज यहाँ पर है, चार्ज एक जगह कंसनट्रेटेड है, ठीक है, एक कार्बन पे चार्ज कंसनट्रेटेड है, तो यहाँ पर अटैक के चांसेस ज़्यादा है, कोई न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर अटैक कर जाएगा, ठीक। लेकिन यही चार्ज पूरे सिस्टम पे फैल गया। अब इसका रियल हाइब्रिड ये है, रियल स्ट्रक्चर ये है। अब देखिए पार्शियल पॉजिटिव यहाँ, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ, तो इसके रियल स्ट्रक्चर में देखिए आप चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, चार्ज का डिस्पर्सल हो गया है एंड डिस्पर्सल ऑफ चार्ज से इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है, ऐसे। तो इसका एग्जांपल और भी अच्छे से है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कई सारी लकड़ियाँ हैं, ठीक। अब उन लकड़ियाँ है ना 10-20 लकड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी सी, उनको ठीक है आप एक बंदे को दे देंगे, ठीक। तो उतनी सारी लकड़ियों को रख पाना है ना, उठा पाना पॉसिबल नहीं है, उठा पाना पॉसिबल है लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उन्हीं लकड़ियों को हम अलग अलग 10-12 बंदों में बांट दें, तब देखिए उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा उनको कम बोझ लगेगा, ठीक है। तो सिंपल सा ऐसा ही यहाँ पे भी है कि एक जगह अगर चार्ज कंसनट्रेटेड है तो इस पर अटैकिंग के चांसेस ज़्यादा है, यानी कि ये अनस्टेबल है। लेकिन अगर चार्ज यहीं पर फैल गया तो अटैकिंग चांसेस कम हो गई एंड डिस्पर्सल ऑफ चार्ज से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक। तो यहाँ पर फिजिक्स का भी एक नियम लगता है ना, वो चीज़ें अलग है। तो ये मैंने ये समझाया आपको। तो डिस्पर्सल ऑफ चार्ज से क्या होगा सर, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है एंड इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है सर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना। तो पॉइंट मैं लिख देता हूँ, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन, इलेक्ट्रॉन्स आर एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेफिनेशन बोल दो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन, uniformly distributed in resonance, तो ये भी वही बात है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पूरे सिस्टम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, जिससे कि स्टेबिलिटी बढ़ गई है, ठीक। सर आपने ये क्या बताया अभी, पता नहीं क्या क्या लकड़ी के एग्जांपल बताएं, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है, और डिटेल से। ये वाला पार्ट मैं अभी डिटेल से समझाऊंगा जब और एग्जाम्पल लूँगा तब। ये बात मैंने वो बताई केवल, मान लीजिए एक बोझा उठा के, एक बड़ा सा पत्थर था, किसी एक आदमी को दे दिया गया एंड आप उसको ऐसे लेके रखे रहो है ना, उसको उठाए रहो, तो देखिए उठाए उठाए वो थक जाएगा कुछ समय में और बैठ जाएगा। उसी पत्थर को आप तोड़ कर है ना, टुकड़ों में करके कई सारे लोगों को बांट दो, तब देखो अब पत्थर हल्का हो गया, ठीक है, तब वो उसको उठा सकता है। तो इस मायने में स्टेबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है, एक जगह कंसनट्रेटेड चार्ज ज़्यादा हानिकारक है, उससे अच्छा है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं। एंड जब रेजोनेंस होती है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ना, किसी एक पॉइंट पे ना होकर वो सिस्टम पर पूरे इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करती है, ठीक है। तो इतनी बातें सही है। तो हमने सर ये देखा कि रेजोनेंस क्या होता है, पैरेलल पी ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन, ठीक है, यानी कि जो पी ऑर्बिटल्स पैरेलल होती है उनमें कैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, ऐसा ही हम क्या बोलते हैं सर, रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस होती है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि चार्ज का डिस्पर्सल हो जाता है एंड चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें अब देखते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होगी या नहीं होगी, ठीक है, कैसे पता चलेगा। अभी तक हमने देखा कि रेजोनेंस होती है तो क्या होता है, एंड अभी हमने देखा कि रेजोनेंस क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग कि रेजोनेंस कब होता है,
कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हुआ, या आपने कैसे ये सब चीज़ें लिख दी। तो इनको अब हम समझते हैं एक एक करके, है ना। तो पहले जरा आप इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। नोट्स बनाते रहें आप। हाँ जी, तो इतना में समझ में आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस, मतलब कि रेजोनेंस कब होगा, रेजोनेंस कब होगा। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तब आपको थोड़ा सा और ज़्यादा फील आएगी, ठीक है ना। अभी आप इस तरीके से देखते जाए चीज़ों को। ऐसे हाँ जी, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन रेजोनेंस, व्हेन when resonance, पता नहीं क्या लिख रहा हूँ ना, when resonance take place, ठीक है। रेजोनेंस कब होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं सर, रेजोनेंस हाँ जी, टेक्स कर सकते हो आप चाहो तो, है ना। रेजोनेंस टेक्स प्लेस इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। तो अब सर एक नई बात आ गई कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होती है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होती है। तो अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है ना। तो हम देखते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, रेजोनेंस टेक्स प्लेस इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है ना। द सिस्टम ठीक, द सिस्टम हैविंग पैरेलल p ऑर्बिटल, पैरेलल p ऑर्बिटल with at least one pi इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द सिस्टम हैविंग पैरेलल p ऑर्बिटल विद एट लीस्ट वन पाई इलेक्ट्रॉन। ये सर क्या मतलब है, p ऑर्बिटल क्या पैरेलल, ठीक है। मैं सब चीज़ें समझा रहा हूँ मैं। तो मैंने बोला कि रेजोनेंस किस में होती है सर, रेजोनेंस होती है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। अगर कहीं पर भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो वहाँ पे रेजोनेंस होगी। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि पैरेलल p ऑर्बिटल हो और उसके पड़ोसी में पाई इलेक्ट्रॉन हो, पड़ोसी में क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं अभी हम, ठीक। तो अब देखो, इसका मतलब ये है कि अब रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन और है, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, मॉलिक्यूल एक प्लेन में होना चाहिए, तभी पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन यानी कि उनका चलना फिरना हो पाएगा। अगर मॉलिक्यूल आउट ऑफ द प्लेन निकल जाएगा तब डीलोकलाइजेशन वहाँ पे नहीं हो पाता है, ठीक। तो एक और कंडीशन है, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मतलब कि रेजोनेंस होने के लिए वो मॉलिक्यूल प्लेनर सर होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल आउट ऑफ द प्लेन निकल जाएगा तो तभी ना पैरेलल p ऑर्बिटल, जब p ऑर्बिटल्स पैरेलल रहेंगे तभी उनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका डीलोकलाइजेशन हो पाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएंगे। तो हम सर ध्यान रखेंगे कि मॉलिक्यूल्स प्लेनर होना चाहिए, और जब रेजोनेंस होती है तो वहाँ पर p ऑर्बिटल्स यानी कि पैरेलल p ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन यानी कि मूवमेंट होता है, ठीक।
अच्छा, अपने एग्जाम के लिए ना हम इस बात की चिंता नहीं करनी है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होगा या नहीं होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो मॉलिक्यूल होगा, जो अपने एग्जाम में एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे कंपाउंड्स प्लेनर ही होते हैं। हमें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपने लिए ना हमारे एग्ज़ाम में प्लेनर मॉलिक्यूल ही आने वाला है, ठीक, ये चीज़। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैसे कैसे होते हैं, चलो उसको आप देख लो। कहीं ऐसा हो, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्ड है इसमें पी ऑर्बिटल होगा, तो पी ऑर्बिटल हो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, मतलब कोई ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर पाई हो, सिग्मा हो, पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल हैविंग एटलीस्ट 1 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये चीज़। तो ये हो गया हमारे पास, मतलब कि सर कॉन्जुगेटेड सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है कि पाई बॉन्ड तो होना ही चाहिए, तभी उसमें पी ऑर्बिटल्स होंगे पैरेलल, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। अगर कहीं ऐसा सीन बन गया तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है एंड यहाँ पे रेजोनेंस होगी। अभी जो हम एग्जांपल लिए थे ना वो यही था, ठीक है। यानी कि सर ऐसा सिस्टम कॉन्जुगेटेड होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से सिस्टम कॉन्जुगेटेड होंगे एंड कौन कौन से कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हमें रेजोनेंस होते हुए पढ़ना है, ठीक है। तो पहला सिस्टम ये हो गया, ठीक। दूसरा पाई सिग्मा, ठीक है। फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल, तभी ये सब पहले पढ़ाया था। पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज कार्बन आयन, ठीक है। ऐसे मतलब एक ऐसे सिस्टम्स हो, या फिर पाई सिग्मा पाई हो, कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए जहाँ पे पाई हो, सिग्मा हो, पाई हो, बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा हो जाए पाई सिग्मा, ठीक है, वैकेंट, ये क्या लिख रहे हैं सर, पाई सिग्मा वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो पाई हो, सिग्मा हो एंड यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, उसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। ऐसे सिस्टम्स में भी रेजोनेंस होती है, ठीक है। या फिर ऐसे पॉजिटिव चार्ज हो, सिग्मा हो, लोन पेयर हो, पॉजिटिव चार्ज हो, फिर सिग्मा हो, फिर लोन पेयर हो, ठीक है। या फिर ऐसा सिस्टम हो सकता है पाई सिग्मा लोन पेयर, मतलब कि पाई हो, सिग्मा हो, फिर एक ऐसा एटम जिसपे लोन पेयर हो, तो वहाँ पे रेजोनेंस हो जाया करेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल कार्बन आयन, या फिर ऐसा लोन पेयर हो, या फिर पाई सिग्मा पाई हो, पाई सिग्मा वैकेंट डी हो, या फिर पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर टाइप का, ये सब जो भी सिस्टम्स हैं ये सब कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं, ठीक है। अब जो रेजोनेंस होती है जिन मॉलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे उनमें इसी में से कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम यूज़ हो रहा होगा। अपने 11th या फिर 12th के पोर्शन को मिलाकर जिन जिन मॉलिक्यूल्स हम रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं उन सभी मॉलिक्यूल में इसमें से कोई ना कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, ठीक है। तो मैं एक बार और फिर से बात साफ करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सर, रेजोनेंस होती है तो क्या क्या होता है। फिर हमने क्या देखा, रेजोनेंस क्या होता है, तो उसमें हमने पढ़ा कि पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन, ठीक है। एंड रेजोनेंस होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, हमने ये बात भी सीखी। फिर हमने पढ़ा सर कि रेजोनेंस कब होती है, तो हमने सर ये सीखा कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होती है। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या क्या है, ये सारे क्या है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो हम एक एक करके सारे सिस्टम को हम पढ़ेंगे। अपने 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाई सिग्मा पाई वाला, ठीक है। लेकिन अभी हम सारे सिस्टम्स पढ़ लेंगे जिससे कि मैं बार बार रेजोनेंस पढ़ने की मुझे ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूँ अभी जो पार्ट चल रहा है ना इसमें 11th 12th इंक्लूड है, ठीक है। तो हम सारे सिस्टम्स एक ही बार में पढ़ लेंगे, फिर इनका अपने चैप्टर में 11th हो या फिर 12th हो कहीं कहीं पर यूज़ होगा तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक। वहाँ पर एक बार फिर से बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बातें ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक। तो पहले आप इतना नोट करें फिर हम बात करते हैं, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लें, ठीक। एंड फिर हम बात करते हैं, एक एक सिस्टम को उठाते हैं और उसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक की वीडियो में आपको एक पार्ट दिखेगा, इसके बाद जो आने वाला है वो पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लें।